मित्रों, ये देश का बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है और इसकी जरूरत समझी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने भारत सरकार में एक अलग से मंत्रालय बनाया फूड प्रोसेसिंग का। पहले डिपार्टमेंट होता था, मिनिस्ट्री नहीं होती थी। और मिनिस्ट्री बनाने के पीछे बिल्कुल सीधे साधे 3 कारण है। देश की आजादी से लेकर अब तक 75वां वर्ष, 75 ईयर्स आज इंडिपेंडेंस के हो रहे हैं। 15 अगस्त 2021 से ये 75वां वर्ष शुरू हो गया। हम अपनी यात्रा को जरूर देखें। जो यूथ यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जरा पिछला 75 वर्ष का इतिहास जरूर पढ़िए। ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो 75 वर्ष के पहले जब देश गुलाम था, देश की आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको जरूर स्मरण करिए। हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर आजादी प्राप्त की है। अगर हम इसे भूलेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर आजादी के बाद के 75 वर्ष में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी स्पीड पर, उसके डायरेक्शन पर जरूर नजर रखिए। और निश्चित रूप से जब कभी आपके दिमाग में ये बातें आएंगी तो आपको तब महसूस होगा कि फूड प्रोसेसिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक समय था जब हमें खाने के लिए विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता था अनाज। हरित क्रांति के बाद देश आज जिस हालत में है, ये जो वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें देश ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। 300 मिलियन टन से ज्यादा, 308.65 मिलियन टन हम देश को खिला भी सकते हैं और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये ताकत हमारी आज है। इस बात के लिए देश के किसानों का हमें अभिनंदन करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हमें यह तय करना है कि इस कीमत पर अगर हमारा कोई अनाज, हमारा कोई फल, हमारी कोई सब्जियां पैदा हो और बिना उपयोग हुए, बिना बिके अगर वो सड़ जाए तो ये नुकसान किसका है? कोई कहता है ये किसान का नुकसान है, कोई कहता है ये इंडस्ट्री का नुकसान है या व्यापारी का नुकसान है। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं ये किसान का नुकसान तो है, ये किसी व्यापारी का भी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा ये देश का नुकसान है। अगर वो उपयोग होगा तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि उसका लाभ किसान को भी मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा। इसलिए इसकी लाइफ बढ़ाने की जरूरत है। वो कौन सी चीजें हैं जो जल्दी खराब होती है? फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद। पहले सिर्फ 3 ही टॉप स्कीम चलती थी मिनिस्ट्री में, आलू, प्याज और टमाटर। अभी इसी वर्ष हमने उसको बढ़ाकर 10 फलों को जोड़ दिया, उसमें 11 सब्जियां जोड़ दी, उसमें झींगे जैसी बात भी जोड़ दी है। अभी फिर 3 और जोड़ने वाले। और हम आपसे विनती करते हैं, आप लिस्ट को देखिए। अगर कोई और भी चीज उसमें जोड़ने के लायक होगी, सरकार खुले मन से उसको स्वीकार करेगी और जोड़ेगी। हम राष्ट्र के हित का विचार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तकनीक कहां तक जानी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे संस्थान के सभी प्रोफेसर को, स्टाफ को। जो लोग आपसे लाभ ले रहे हैं तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, वो मंच पर खड़े होकर आपकी कोई सराहना कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं
कि इस पूरे देश में जिस प्रकार से बिजनेस मैनेजमेंट का प्रभाव है, हम इससे बाहर आए। हम कहीं ना कहीं आम किसान के बारे में सोचें। जो किसान पैदा करता है उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, उसकी एज को एक्सपेंस देने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी कहां मदद कर पाएगी, उसको प्रिजर्व करके हम और कितना उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तब कहीं जाकर हम आने वाले पीढ़ियों को एक सुकून का रास्ता दे सकते हैं, एक सफलता का मार्ग उनके आगे होगा कि आप सिर्फ उपयोग ना करें, आप उसको बेचें, डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचें, और अगर आपकी क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों के आधार पर है तो हम दुनिया में निर्यात भी कर सकें। हमें चेन बनाने की जरूरत है। 2 प्रयोग बड़े आसान है, इसलिए इस मंत्रालय का एक ही काम है, जो उत्पादित अनाज, फल और सब्जियां हैं या समुद्री उत्पाद है, उनकी लाइफ को बढ़ाना, उसको प्रिजर्व करना और बाद में उसको पैकेजिंग के साथ में अंतरराष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से देश के बाजारों में और दुनिया के बाजारों में पहुंचाना। अगर ऐसा हुआ कि जो चीज तमिलनाडु में पैदा होती है और उसका कंजम्पशन तमिलनाडु में ही हो जाए और जो बचे वो यही प्रोसेस हो और वही मार्केट में चला जाए, ये मॉडल स्थिति है, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन यदि सरप्लस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में लोकल मार्केट में भी नहीं बिक सकता, तो निश्चित रूप से उसको बाहर जाना चाहिए। हमारा मंत्रालय इन बातों में मदद करता है। किसान रेल इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो सब्सिडी हम देते हैं वो कंपनियों को भी देते हैं, व्यापारियों को भी देते हैं और उत्पादक को भी देते हैं, यानी फार्मर भी हो सकता है उसमें, लेकिन फार्मर इतने बल्क में कभी लेकर नहीं जाएगा। और मैं मानता हूं कि दिल्ली से आने वाली कोई भी चीज अगर तमिलनाडु की तरफ रैक में आती है तो जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसका 50% भारत सरकार देती है। हमने पिछले साल 36 करोड़ रुपया उसमें दिया है। इसका मतलब है कि लगभग 72 करोड़ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ होगा रेल से, उसका आधा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भारत सरकार को, रेल डिपार्टमेंट को, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने दिया है। दूसरी सब्सिडी है ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। यदि कोई स्टेट का ब्रांड है, जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें अपेक्षा की है, अब ठीक है इनका ट्रांजेक्शन कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट का तो कोई ब्रांड नेम हो सकता है, XYZ, वो कुछ भी होगा, उसके नीचे जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसका नाम होगा, उसकी साइड उसके नीचे होगी। लेकिन स्टेट की ब्रांडिंग के साथ जब भी प्रोडक्ट किसी के हाथ में जाएगा तो नीचे उस बनाने वाले का नाम होगा, उसकी साइड होगी, स्कैन करेगा तो उसकी साइड पर जा सकता है, वो खरीद सकता है। लेकिन मार्केटिंग में मदद हो सकती है। जब मार्केट में जाएगा ब्रांड, राज्य का, स्टेट का राज्य जाएगा, तो उसके नीचे वो सारे के सारी कंपनियां भी जाएंगी जो लोकल स्तर पर अपनी चीजों को बना रही हैं। मुझे लगता है इसमें भी भारत सरकार आपकी मदद करती है। इतनी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपस के संवाद की कमी है, सूचनाओं की कमी है, जानकारी की कमी मुझे तो लगती है। मुझे बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन मैं इस क्षेत्र में पिछले 3 दशक से काम करता हूं। मैं किसान हूं, आपने मेरे प्रोफाइल में देखा होगा। मेरी स्टैंडिंग कमेटी हो, मेरी कंसल्टेटिव कमेटी हो, वो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एनवायरमेंट, इनके इर्द गिर्द ही मैंने अपने जीवन के 30 साल, संसदीय जीवन में मुझे 32 साल हो गए। मैं पहली बार 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया था, तो मेरी उम्र 28.5 ईयर्स थी। तब से लेकर अब तक मुझे लगभग 32 साल संसदीय जीवन के हुए। मुझे मन में देखता हूं, उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में सूचनाएं पहुंचने के मामले में अवरोध है। यहां पर बैठे मैं हमारे तमाम स्टूडेंट भाइयों बहनों से मैं कहूंगा, इस गैप को खत्म करने के लिए भी आप सोचिए। टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने है कि दुनिया आपके इर्द गिर्द है। इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है, स्कीमें बनती हैं, लेकिन जिसको चाहिए उस तक पहुंच नहीं पाती है। इस गैप को पाटने का काम आपको करना चाहिए, क्योंकि आप तकनीकी रूप से भी जानकार हैं।
मैं समझता हूं कि आपके सीनियर्स होंगे, आपके परिवारजन होंगे, आपके और भी गांव के लोग होंगे जिनमें आप ये इंटरेस्ट देखते हैं, उसे पूरा करिए। मुझे पता चला है कि यहाँ पर एफपीओ के सदस्य भी आए, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग भी हैं। एक फर्क है, जो कंट्राडिक्शन चल रहा था उसको अब भी हमने भारत सरकार ने पिछले 10 दिन पहले ठीक किया है। जो भी एनआरएलएम के तहत जो भी हमारे समूह थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनको सीट मनी मिलती है। वो बैंक से लोन लेते हैं लेकिन उनको सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन अगर वो फूड प्रोसेसिंग में है, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर फूड प्रोसेसिंग का काम करेगा तो बैंक से अगर वो लोन लेगा, सीड मनी छोड़ दीजिए, सीड मनी उसको एक बार मिल गई, कई बार कलेक्टर या सीओ सोचते हैं कि दोबारा कैसे देंगे, मत दीजिए। लेकिन यदि वो अपने आप को डाइवर्ट करता है फूड प्रोसेसिंग की तरफ, बैंक लोन के लिए जाएगा तो उसको 35% की सब्सिडी है, कैपिंग है उसमें कि 10 लाख रुपया या 35, इसका मतलब वो 30 लाख तक का लोन ले सकता है, तो उसके बाद उसको 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये चीजें मुझे लगता है निचले स्तर पर जानकारी में नहीं है। दूसरा, अगर हम आपको एफपीओ की बात करें, एससी एसटी के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं उनकी बात करूं, या वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सब्सिडी 70% भी हो सकती है। और उसके कैपिंग में अगर आप दूसरे स्टेज पर जाते हैं, अगर एफपीओ जाएगा या बाकी लोग जाए, चाहे सोसाइटी होगी, कोई समूह होगा, एफपीओ होंगे, अगर एससी एसटी और एफपीओ है, तो अगर ऊपरी लेवल पर वो किसी कोल्ड चेन की तरफ जाते हैं तो सब्सिडी करोड़ों रुपए में है, उसकी कैपिंग 10 करोड़ के आसपास है। उसके मुझे लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जानकारियां लोगों तक है ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में। लेकिन मुझे ये चीजें आमतौर पर हमारे और आपके बीच में संवाद के बीच रूप में आनी चाहिए। मैं जब ये बात करता हूं, तो जब मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो सूचना समस्या भी बताती है, सूचना समस्या का समाधान भी देती है, सूचना हमें बाजार का तौर तरीका भी बताती है, सूचनाएं हमको पिछले विफल अनुभवों से भी जोड़ती है और सफलता की तरफ हमको सावधान करने का काम भी करती है। इसलिए इंफॉर्मेशन मुझे लगता है हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जो बात मैंने इतनी देर से आपके बीच में कही है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कलेक्शन। मैं जिन राज्यों में जाता हूं, यही तमिलनाडु में, हमारी कोई नोडल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कौन से हैं? एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। हमारे डायरेक्टर ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैंने उसमें जो कमी देखी, एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं जहां खड़ा हूं तंजावुर, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में अगर आधे में हार्टिकल्चर लीड कर रहा है और आधे हिस्से में एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट लीड कर रहा है, अगर आप एक को चूज करेंगे तो दूसरे को उसका नुकसान होना तय है। तो तीसरा कंपोनेंट है जो पहले से एस्टेब्लिश है, वो कोई एंटरप्रेन्योर है, जिसने किसी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स के आधार पर अपनी इंडस्ट्री को लगा रखा है। उसका रॉ मटेरियल इस जिले में नहीं है, लेकिन अगर उन डिस्ट्रिक्ट उन प्रोडक्ट में उसका उल्लेख नहीं हुआ तो वो भी सुविधाओं से वंचित होगा। इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमको बहुत सोच समझ कर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हार्टिकल्चर को लीड करने वाला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा है, एग्रीकल्चर का कौन सा है। और इंटरप्रेन्योर्स बहुत कम होगा, कम डिस्ट्रिक्ट होंगे, गिनती के होंगे, लेकिन हम उनको अगर छोड़ देंगे तो फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नॉर्म्स के आधार पर उसको इग्नोर होना तय मानकर चलिए कि होगा। एक चलते हुए उद्योग को नुकसान करने की परिस्थिति बन सकती है, और मुझे लगता है कि इससे हमको बचना चाहिए। अगर वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार में जो लोग हैं उनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इस लिस्ट को एक बार रिव्यू करना चाहिए, ताकि इस खामी से हम बाहर आ सके। क्योंकि मैं मानता हूं फिर कभी वो एग्रीकल्चर के पास है, कभी वो रूरल डेवलपमेंट के पास में है, 2-3 मिनिस्ट्रियों से कोऑर्डिनेशन बड़ा कठिन होता है, और इसलिए मुझे लगता है इसका भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। तीसरी बात होती है कम्युनिकेशन, संवाद। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक है कि 100% चीजें शायद आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन संवाद का मतलब सिर्फ भाषा नहीं है। संवाद का मतलब है कि हम अपने इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करते हैं। हम उनको, हमारी सबकी समस्याएं एक सी है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स एक है।
उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज बैरियर हो सकती है। लैंग्वेज उसमें सपोर्टर हो सकती है, लेकिन बैरियर नहीं हो सकती है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, शिव और पार्वती का संवाद, ये हमारी पूरी जीवन पद्धति के बारे में आज तक इससे श्रेष्ठ कोई संवाद नहीं हुआ। और वही शताब्दियों से सनातन परंपरा से हमारे बीच में आ रहा है, लेकिन शायद हम उतनी बारीकियों से उन पर अध्ययन नहीं करते। कृष्ण और अर्जुन का संवाद ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ है जहां पर कोई सोच नहीं सकता, लेकिन अगर कम्युनिकेशन है तो उसके परिणाम दिखते हैं और वो गीता के रूप में आज तक हमारे सामने है। मैं जनक और अष्टावक्र का संवाद, जिनके पिता जिनको समाधान नहीं दे सके, उनको जब समाधान मिलता है इसका मतलब है कि रास्ता संवाद से निकल सकता है। मेरे कहने का आशय ये है। बुद्ध और आनंद का संवाद, क्राइस्ट और युग का संवाद, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं, लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आंकड़े हैं मुझे लगता है कि डायरेक्टर को देने थे, जो रह गया उनसे, बाकी तो उनने बता दिया है। एक जो मोटा अनुमानित अनुमान है कि जितने भी हमारी अर्धनाशपाती है या दूध, मछली, मांस, अंडे, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो 10 से 20% अभी तक खराब हो रही हैं। 10 से 20% ये चीजें नष्ट हो रही हैं। फलों और सब्जियों का रेशियो भी कमोबेश 10 से 20% है जो बेकार हो जाती है इस देश के भीतर। और उसके बाद में बागवानी उत्पाद जितने भी हैं वो उसमें वेरिएशन बहुत, 5 to 16%। ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। और जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे बच्चे हैं उनको ये ध्यान में रखना होगा कि इन लॉसेस को कम करने के लिए शायद आप इस इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए आए हैं और आपको इन बातों के बारे में देश को समाधान देना चाहिए। मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैं 2-3 चीजों से इंप्रेस भी हुआ हूं। जैसे प्याज का जो प्रोसेसिंग का तरीका है जो उन्होंने अपनाया, या मोरंगा की पत्तियां हो या उसकी लीफ हो, ये ऐसी चीजें हैं जो लोग पसंद करते हैं। अब उसमें भी हमारे यहाँ जो कटहल, उसको अंग्रेजी में शायद कटहल को क्या बोलते हैं मुर्गन, जैक फ्रूट ना है। अब ये ऐसी चीजें जो जंगलों में होती है पूरी तरह से जैविक है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस करने का तरीका नहीं और आम आदमी उसको आसानी से काट नहीं सकता। और इसलिए मैं अंत में उन तमाम लोगों से, जो समूह के लोग यहाँ पर आए हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, या जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल वर्कर यहाँ पर होंगे, मैं आपको एक आग्रह करता हूं, कहानी के माध्यम से कहता हूं। एक बार एक उद्योगपति थे, हम जैसे ही मीडियम क्लास के लोग थे, वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं कोई उद्योग लगाना चाहता हूं। तो उन्होंने जो उनको शिक्षा दी उसके बाद में उन्होंने उद्योग लगाया और वो सफल हो गए। जब वो बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया तो उनका बेटा हुआ, पढ़ा लिखा, विदेश पढ़कर आया, लौट कर आया, तो पिता के पास पैसा था तो उसने भी एक इंडस्ट्री लगाई, लेकिन वो चली नहीं, पूरी समाप्त हो गई। उसने बड़ा नुकसान किया। उसने एक कोशिश की, उसने दूसरी कोशिश की, उसने तीसरी कोशिश की, लेकिन वो तीनों कोशिशें उसकी विफल हुई। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2 चीजें यहां पर बैठे हुए सभी लोगों के पास है, चाहे वो डायस पर बैठे हो चाहे सामने बैठे हो। हम अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, हम सोचते भी हैं, हमारे संसाधनों से लेकर सब पर विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सबके पास है। कोई नहीं कह सकता कि उसको सोचना नहीं आता, अपने के बारे में, अच्छा सोचने के बारे में। वो अपना भी भला चाहता है, परिवार का भी भला चाहता है, समाज का भी भला चाहता है। ये बात कॉमन है सबके पास। और दूसरी बात होती है नियत, ये भी सबके पास। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास नियत नहीं है। किसी की अच्छी होगी, किसी की ज्यादा अच्छी होगी, कोई बहुत अच्छा सोचता होगा। ये दोनों चीजें भगवान ने सबको दी है। लेकिन जो तीसरी चीज है वो कहा जाता है कि वो भगवान ने दी है। भगवान का मतलब कोई ऊपर से नहीं आता। भगवान परिवार के रूप में आपके साथ हो सकता है,
भगवान सरकार के रूप में आपके साथ हो सकता है, भगवान समाज के रूप में आपके साथ हो सकता है। इनके बगैर आपको ये चीज नहीं मिल सकती। उसे कहते हैं संसाधन, रिसोर्स। ये चीज, और दुर्भाग्य से वर्तमान पीढ़ी रिसोर्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। उसको लगता है कि ये तो हमको पैतृक मिला हुआ है, ये तो समाज को हमको देना ही था, सरकार को तो देना ही था, सरकार का कर्तव्य। हम जितना कैजुअल जिस बात को लेते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे सवाल करता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, आपके जीवन में अनुभव होंगे, किन्हीं के पिता के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन बेटे ने उसका उपयोग नहीं किया, बर्बाद जरूर किया। अगर ये सच था तो पूंजी खत्म कैसे हो गई, वो सफल क्यों नहीं हुआ? ये जवाब आप अपने आप से पूछिए। कि जिसके पास, पिता के पास और परिवार के पास में संपत्ति थी, वो सफल उद्यमी नहीं बन पाया। कारण व्यसन रहा होगा, कारण उसकी आक्रामकता रही होगी, लेकिन उसने अपने पिताजी के स्तर को नीचे ले गया और बर्बादी के रास्ते पर गया। मैं आपसे पूछता हूं, इसको कैसे कैजुअल ले सकते हैं? अगर आपने कोई प्रयास किया और समाज आपका सहयोग ना करे, आपका प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको कैजुअल नहीं ले सकते। सरकार अगर कोई मौका देती है तो चंद लोगों को देती है, चुनिंदा लोगों को देती है, सबको तो देती नहीं, सबको दे भी नहीं सकती। पर आप इसको कैजुअल कैसे ले सकते हैं? और इसलिए उसने कहा कि ये तीसरी बात है, ये भगवान देता है, वो है संसाधन, उसकी कीमत करिए। लेकिन जब उसने बेटे से पूछा कि और क्या करना चाहते हो, तो बेटा लज्जित हुआ। उसने कहा कि मैं एक बार आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूं, अब मैं व्यवसाय करना नहीं चाहता। और वो उनके गुरुजी के पास गया। जब पहुंचा तो गुरु ने उनसे बात की। उसके बातचीत के लहजे से जो बात गुरु को लगी, तो उन्होंने कहा, तुम अपने दिन भर में कितनी बार मैं का प्रयोग करते हो उसकी गिनती लिखो, और उसके बाद मैं शाम को तुमसे फिर बात करूंगा। जब वो शाम को गुरु के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं अपने दिन भर में मैंने 100 बार से ज्यादा मैं का प्रयोग किया। गुरु ने उसको 2 ही टिप्स दी कि घर वापस जाओ, कोशिश करना कि जहां तुम मैं कहते हो वहां हम कहना शुरू कर देना। जब ये 90 पे आ जाए तब तुम मेरे पास में आना। लड़का चला गया। जब उसने 90 पार किया तब तक वो सफल उद्यमी बन गया था। तो गुरु के पास लौटकर वापस नहीं आया। कहते 2-2.5 महीने बाद गुरु ने उसके पिता को संदेश पहुंचाया कि बेटे ने कहा था हम लौट कर आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। क्योंकि गुरु ने जो दूसरी बात कही थी उसको जाते समय, यदि तुमने 100 बार मैं की जगह हम का प्रयोग किया तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 90 पर पहुंचा था और उसके बाद उसको लौट कर आने की जरूरत गुरु के पास नहीं पड़ी। और बाद में जब वो आया तो उसने कहा, उसने ये बात अपने गुरु को बताई कि जब मैं 90 पे पहुंचा था तभी मुझे लगा कि मुझे आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये जो अहम है मैं का, ये कभी सफल नहीं होने देता। मैं आपको सिर्फ एक ही शुभकामना देता हूं, आप हम के लिए जब हम कोई चीज करते हैं, चाहे वो किसान करे, चाहे व्यापारी करे, चाहे उद्यमी करे या साइंटिस्ट करे, मैं साइंटिस्टों को सैनिक से कम नहीं मानता। हमें देश की इतनी बड़ी आबादी को खिलाना भी है और उसके बाद उनके लिए कुछ और अन्य व्यवस्थाएं भी करनी है, और वो सब हमें अपने संसाधनों से करनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इस महामारी के बीच में, दीपावली आ रही है, पूरे देश को मुफ्त में अनाज दिया है, 80 करोड़ लोगों को। अगर अनाज हमारे खजाने में नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बांट सकते थे। अगर हमारे खजाने में तो पहले भी था, लेकिन मोदी होते तो ही बट गया, शायद नहीं तो बट नहीं पाता और पूरे देश में अराजकता फैलती। ऐसे ही हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो पैदा हो, फल सब्जियां और जो भी समुद्री उत्पाद, वो नष्ट ना हो। इस राष्ट्र के नुकसान को बचाने के लिए ये संस्थान भारत की अगुवाई करेगा। ये शुभकामनाएं मैं उनको देता हूं। आप यहाँ बड़ी संख्या में पधारे। मैं आप सबका
हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। आगे भी बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि कम्युनिकेशन में भाषा कहीं ना कहीं बैरियर है। मैं आप सबका हृदय से आप अभिनंदन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, बड़कम।